हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स इन जस्ट वन शॉट। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर का एक पूरा ओवरव्यू बहुत छोटे से टाइम के अंदर मिल जाएगा। पूरी कॉन्सेप्ट की आपको एकदम फील आ जाएगी। तो बस यही कहूंगा, जो जो इस स्लाइड्स पे चलता जाए ना, आप इसको बढ़िया से नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज एक शॉर्ट नोट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और एक पूरे चैप्टर की खुशबू आपको बहुत छोटे से टाइम के अंदर आ जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। तो याद रखना कि लाइट को स्टडी करने के लिए लाइट को स्टडी करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि लाइट आखिरकार कैसे बनी हुई है, लाइट आखिरकार कैसे आगे बढ़ती है। तो याद रखना कि इस फील्ड में जो पहली बड़ी और पहली नोटिसेबल थ्योरी है वो न्यूटन ने दी, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखिए, आपको बता दें कि न्यूटन की ये थ्योरी पूरी तरह से गलत हो गई, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस फील्ड में ये पहली थ्योरी थी। इसके साथ साथ न्यूटन ने की थ्योरी गलत हो गई ना, तो कम से कम ये तो पता पड़ गया कि लाइट ऐसी तो नहीं है। लेकिन न्यूटन ने कहा क्या, ये फैक्ट देखो, ये न्यूटन ने कहे हैं। ऐसा लाइट के बारे में होता नहीं है, लेकिन ऐसा न्यूटन ने कहा है, और इस चीज को हम कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन ने जो पहली बात कही ना, उसको जरा सुन लो कि न्यूटन ने बताया कि लाइट आखिरकार है क्या। तो लाइट के बारे में न्यूटन ने कहा कि लाइट पार्टिकल है। अब न्यूटन के सामने प्रॉब्लम यही, बोला पार्टिकल है तो उसका मास भी होगा। तो न्यूटन ने कहा कि लाइट मासलेस पार्टिकल है, तो बोला पार्टिकल है तो पार्टिकल का मास होता है, इसलिए न्यूटन ने इन मासलेस पार्टिकल का नाम रख दिया कॉर्पसल। इसका मतलब है कि कॉर्पसल क्या है, कॉर्पसल का मतलब होता है वेरी टाइनी बॉल्स, मतलब बहुत छोटी छोटी बॉल्स को कॉर्पसल कहा जाता है। तो न्यूटन ने बताया कि लाइट कॉर्पसल से मिलकर के बनी हुई है, दैट मींस मासलेस पार्टिकल है। और आपको बता दें, अगर आपको बता दें कि अगर इन पार्टिकल्स को आगे बढ़ना है तो इनके पास एनर्जी होना चाहिए, तो बोला ये जो कॉर्पसल है ये हाईली एनर्जेटिक है। कैसे हैं? हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं। तो अब इस बेसिस पर न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया और उनको प्रूव करने की कोशिश की। देखिए, न्यूटन ने कहा कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो बोला कि लाइट जैसे बॉल दीवार पर आती हैं, इंसिडेंट करती हैं, टकराती हैं और सेम एंगल बनाते हुए लौट जाती हैं। यदि बॉल आपने सीधी फेंकी तो सीधी वापस आ जाएगी। सिमिलरली उसने कहा लाइट को भी सीधा फेंकते हो तो लाइट भी सीधी वापस आ जाती है। बॉल को ऐसे फेंका ऐसे जाएगी, तो लाइट को ऐसे फेंका लाइट ऐसे जाएगी। दैट मींस रिफ्लेक्शन को उसने प्रूव करने की कोशिश की, और न्यूटन की जो थ्योरी है वो लाइट के लिए तो जो है फॉलो हो रही थी, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए तो फॉलो हो रही थी। ठीक, अगली बात रिफ्रैक्शन के बारे में कहा। रिफ्रैक्शन आप समझते हो, बोला ये लाइट आई और इसके अंदर आकर के बेंड हो गई। ठीक, तो न्यूटन ने कहा कि ये जो लाइट है ना, ये कॉर्पसल से मिलकर के तो बनी है, लेकिन ये जो कॉर्पसल्स हैं ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से अट्रैक्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख सकें। तो लाइट क्योंकि आर पार वाले मीडियम के अंदर चली जाती है, तो बोला ट्रांसपेरेंट मीडियम से ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से अट्रैक्ट होते हैं, तो लाइट इसके अंदर चली जाती है, और क्योंकि बॉल से मिलकर बनी है तो बॉल इसके किनारे से टकराती है और मुड़ जाती है। समझ आया? तो न्यूटन ने इस तरह से रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, लेकिन न्यूटन ने सिर्फ 2 ही बातें बता पाई, ये भी लॉजिक के बेसिस पर। ठीक है, लेकिन न्यूटन बहुत सारी बातों को जो है उनके बारे में कुछ कह ही नहीं पाया। क्यों? जैसे कि ये जो फेलियर पॉइंट्स है न्यूटन के, वो कुछ इस तरह से है कि न्यूटन ने पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नहीं बता पाया। न्यूटन ने नहीं बता पाया कि मान लो पानी की सरफेस पर यदि लाइट पड़ रही है तो आधी बॉल अंदर और आधी बॉल बाहर कैसे चली गई, बिकॉज पानी के अंदर भी कुछ लाइट चली जाती है, दैट मींस रिफ्रैक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो न्यूटन कुड नॉट एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट द सेम टाइम। दूसरा जो फेलियर न्यूटन का मिला वो ये था कि भाई न्यूटन ने रॉन्ग प्रेडिक्शन की। न्यूटन ने गलत बताया स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। न्यूटन ने देखो साउंड पर बहुत काम किया था। किस पर? न्यूटन ने साउंड पर बहुत काम किया था। तो साउंड की जो स्पीड होती है ये डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, साउंड की स्पीड। तो भाई न्यूटन ने कहा कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, जो कि गलत था। तो ये वाला जो है न्यूटन का पॉइंट गलत हो गया। न्यूटन ने तीसरी बात ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये कैसे होता है। इंटरफेरेंस का मतलब है कि इस स्क्रीन पर एक ही जगह पर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस और बीच में डार्क फ्रिंजेस कैसे बन रही है। डिफ्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं बता पाया कि लाइट रोशनदान से आई और यहां से आगे हल्की सी बेंड कैसे हो गई। ठीक है ना? तो न्यूटन ने ये भी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं बता पाया। इसके साथ साथ न्यूटन ने एक आध बात और बताई, वो भी गलत थी। क्या? न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है ना, लाइट
कॉर्पसल से बनकर बनी हुई है, और इन कॉर्पसल का जो साइज है वो अलग अलग है, कॉर्पसल का साइज अलग अलग है, और अलग अलग साइज के कारण से आपको जो कलर हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ये बात गलत हो गई, ये बात गलत हो गई। एक्चुअल में जो पता पड़ा वो ये था कि जो अलग अलग कलर हैं वो लाइट की वेवलेंथ के कारण होते हैं, लाइट की जो अलग अलग वेवलेंथ के कारण अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, ना कि अलग अलग साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स के कारण। तो ये न्यूटन की पूरी जो है समरी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो पढ़ने वाले हाइजेंस वेव थ्योरी, जो कि लाइट के इतिहास में सबसे ताकतवर थ्योरीज में से एक है। याद रखना कि लाइट को स्टडी करने के लिए, लाइट का बिहेवियर जानने के लिए जो सबसे पहली नोटिसेबल जो थ्योरी आई, दैट वाज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी पूरी तरह से जो है फेल हो गई, पूरी तरह से रॉन्ग प्रूव्ड हो गई, क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि लाइट कॉर्पसल, दैट मींस टाइनी बॉल्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है, वो चीज गलत थी। इसके बाद आई हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि लाइट वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब आप जानते हो कि अगर लाइट वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है तो फिर हाइजन ने कहा कि वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत चाहिए, मीडियम की जरूरत है, तो हर वेव को लाइट मतलब आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत है, ऐसा हाइजन ने कहा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बोला सर लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको तो मीडियम की जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये हमें आज पता है, उस समय जब हाइजन ने वेव थ्योरी दी उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, बिकॉज ये इसने दिया करीब 1600 में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पता पड़ा मैक्सवेल के द्वारा करीब 1860s में। समझ रहे हो ना? इसलिए हाइजन ने कहा कि लाइट अगर वेव है तो वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो आसपास एटमॉस्फेयर में कोई मीडियम दिख नहीं रहा था कि जिसमें लाइट आगे बढ़ रही हो, तो हाइजन ने कहा कि देखो ऐसा है कि मीडियम तो चाहिए पड़ेगा। तो इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा मीडियम फैला हुआ है जिसकी डेंसिटी बहुत बहुत कम है, जिसके कारण से हमें वो फील भी नहीं होता और दिखाई भी नहीं देता। तो इस मीडियम को, इस इमेजिनरी मीडियम को हाइजन ने नाम दिया ईथर। तो हाइजन ने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड दिस वेव प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम, इन अ इमेजिनरी मीडियम कॉल्ड ईथर। ईथर की डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा कम बताई गई। हालांकि ये जो ईथर वाली बात है बाद में रॉन्ग प्रूव हो गई। वेव का जो, लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर तो प्रूव हुआ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर प्रूव हुआ। आगे बात करेंगे कि हाइजन ने क्या बताया। हाइजन ने लाइट किस तरह से प्रोपेगेट होती है इसके बारे में बताया। तो हाइजन ने कहा कि लाइट का आगे बढ़ना ठीक वैसे ही है जैसे पानी में पत्थर डालते हैं और वेव्स आगे बढ़ती हैं। जैसे आप पानी में पत्थर ड्रॉप करोगे, लेट्स से लाइक दिस, तो फिर क्या होगा, ये भाई ये देखो, इसके इस डिस्टरबेंस, ये पत्थर डालना क्या है, पत्थर एक डिस्टरबेंस है ना, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो यहां पर इसके अराउंड बनेगी वेव, ये रही वेव, ये रही वेव, ये रही वेव, ये रही वेव, है ना। तो आप देखते हो कि जब एक पानी में वेव बनती है तो एक उठा हुआ हिस्सा, एक डूबा हुआ हिस्सा, दैट मींस एक होता है आपका क्रेस्ट, एक होता है क्रेस्ट और एक होता है ट्रफ। आप इस बात को समझते हो? तो पानी के अंदर क्रेस्ट एंड ट्रफ दोनों बनते हैं। आप देखते होगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक पत्थर को ड्रॉप किया तो मान लो कि एक जो आपको ये गोल वाला ये जो हिस्सा देख रहे हो, इसमें क्या होगा कि पानी, मान लो पानी ऊपर आया और दूसरे वाले में पानी नीचे गया, तो ये जो पानी की जो दीवार है, पानी की ये जो दीवार है, दिस दीवार इज कॉल्ड वेव फ्रंट, दिस दीवार इज कॉल्ड वेव फ्रंट। हाइजन ने इसका नाम दिया वेव फ्रंट। क्या नाम दिया? वेव फ्रंट। चाहे भाई क्रेस्ट की बात करें, चाहे ट्रफ की बात, ये जो पानी की दीवार है, ये जो पानी की दीवार आगे बढ़ रही है ना, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो भाई वेव फ्रंट को फिजिक्स की भाषा में क्या बताओगे? देखो, जब पानी की ये जो दीवार है ऊपर, अगर यहां पर पानी अगर ऊपर जा रहा है तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर जगह पर हर एक पार्टिकल एट द सेम टाइम ऊपर जा रहा होगा और एट द सेम टाइम नीचे जा रहा होगा। सेम टाइम ऊपर, सेम टाइम नीचे। तो क्या बोला कि वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट where all particles goes up and down at the same time। तो वेव फ्रंट क्या है? पानी की दीवार या फिर लाइट की दीवार। जब सारे पार्टिकल्स एक टाइम पर ऊपर, एक टाइम पर नीचे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कि सभी पार्टिकल सेम फेज में। तो हमने इस पानी की दीवार को, या इस दीवार को क्या बोला? इस दीवार को हमने कहा वेव फ्रंट।
ठीक है, क्या कहा, वेव फ्रंट। तो इसी तरह से जैसे पानी का पत्थर और पानी का एग्जांपल देके समझाया ईथर, तो इसी तरह से हाइजन ने कहा कि लाइट जैसे पानी के अंदर वेव बनती है वैसे इस ईथर के अंदर भी वेव बनती है, वैसे ही इस ईथर के अंदर भी वेव बनती हैं। हाइजन ने आगे क्या कहा कि जैसे इसके अंदर वेव फ्रंट होता है वैसे ही वेव फ्रंट इसके अंदर बनता है। आगे बात सुनिए हाइजन ने और क्या कहा। हाइजन ने कहा कि जैसे वेव बन रही है गोल गोल, जैसे वेव बन रही है गोल गोल, लेकिन अगर कोई पर्सन इस किनारे पर यहां खड़ा हुआ है तो जो एनर्जी होगी वो पानी की एनर्जी यहां पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। तो यहां से पता पड़ा कि लाइट जैसे मान लीजिए वेव तो बन रही है गोल गोल, वेव तो बन रही है गोल गोल स्फेरिकल, लेकिन प्रोपेगेशन हो रहा है आगे की साइड, लेकिन उसका जो विस्तार हो रहा है वो हो रहा है आगे की साइड। तो क्या बोला गया कि भाई यहां पर अगर वेव फ्रंट बन रहा है ऐसे, वेव फ्रंट बन रहा है ऐसे, लेकिन अगर आप इस पर 90 डिग्री डालोगे तो आपको क्या मिलेगी भाई, आपको मिलेगा पाथ ऑफ वेव जिसको हम कहते हैं रे। ये सारी बातें हाइजन ने बताई, ये सारी बातें हाइजन ने बताई। तो भाई लाइट कैसे आगे बढ़ती है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन वेव में क्रस्ट भी बनता है और ट्रफ भी बनता है। तो क्रस्ट मतलब जब सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएं, ट्रफ मतलब जब सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आए। तो क्रस्ट और ट्रफ, दैट मींस हमने इनको क्या कहा भाई, हमने इनको क्या कहा, वेव फ्रंट। क्या कहा, वेव फ्रंट। अब आगे बात करेंगे कि हाइजन ने एक थ्योरी दी इसके प्रोपेगेशन को और ज्यादा समझाने के लिए, जिसको कहा जाता है हाइजन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। अब सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी क्या कहती है कि जब किसी मीडियम में डिस्टरबेंस होगा तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो अगर आपने पानी में पत्थर डाला तो फिर पानी के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अब ये पार्टिकल यहां ये वाले पार्टिकल यहां वाइब्रेट कर रहे नहीं कर रहे, यहां भी पानी ऊपर नीचे जा रहा होगा। तो जब ये पानी के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो इसके अराउंड भी एक छोटी सी वेव बनेगी। यहां पर पानी जो वाइब्रेट करेगा इसके अराउंड भी एक छोटी सी वेव बनेगी, यहां पर पानी जो वाइब्रेट करेगा इसके अराउंड भी एक छोटी सी वेव बनेगी। लाइट के लिए आप इसको ईथर समझ लो। तो ये जो छोटी छोटी वेव बन रही हैं इनको नाम दिया वेवलेट। क्या नाम दिया, इनको नाम दिया वेवलेट। तो यहां भी एक वेव बनी, 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 यहां भी एक वेव, इस तरह से ये भी वेव, ये वेव, ये वेव, ये वेव। तो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, बहुत सारी वेवलेट्स हैं। और कहा कि जब आप इन वेवलेट्स के ऊपर एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देंगे, जब आप इन वेवलेट्स के ऊपर एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देंगे तो फिर आपको मिल जाएगा एक नया वेव फ्रंट। क्या मिल जाएगा, न्यू वेव फ्रंट। क्या मिल जाएगा, न्यू वेव फ्रंट। अब देखो यहां पर क्या होगा, आपको मिल गया एक न्यू वेव फ्रंट, फिर बनेगी यहां पर एक वेवलेट, फिर बनेगी यहां पर एक वेवलेट, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो हो रहा है ना। तो यहां पर वेवलेट बनी, ये वेवलेट बनी, ये वेवलेट बनी। तो इन सभी टेंजेंट्स को टच करते हुए आप जो है एक और सरफेस बनाएंगे तो फिर आपको मिलेगा एक और नया वेव फ्रंट। तो इस तरह से लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती रहती है। नाउ सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में क्या कहा, व्हेन डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड पार्टिकल ऑफ मीडियम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। सरफेस इन अ मीडियम in which particle vibrate in the same phase is called wave front। जब पार्टिकल सेम फेज में ऊपर या नीचे जाते हैं हम उसको कहते हैं वेव फ्रंट। एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट अपनी नई एक वेव बनाता है जिसको हम कहते हैं वेवलेट। और जब हम इन वेवलेट पर एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा एक नया वेव फ्रंट। क्या मिलेगा, एक नया वेव फ्रंट। तो ये सारी बातें यहां पर बताई हुई है। एक और जरूरी बात, इफ मीडियम इज होमोजीनियस, यदि मीडियम सेम है, यदि पूरे में मीडियम सेम है तो लाइट की स्पीड, तो फिर लाइट की स्पीड जो होगी वो हर जगह पर सेम होगी। दिस वाज ऑल अबाउट वेव थ्योरी। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि लाइट रेज पर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो आपको वेव फ्रंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से आ रही हैं, दैट मींस पैरेलल लाइट रेज हैं, तो आपको वेव फ्रंट मिलेगा प्लेन। ठीक है, अगर आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपका पॉइंट सोर्स है तो लाइट जो है इस तरह से हर डायरेक्शन में जाएगी, तो लाइट का जो वेव फ्रंट होगा आप क्या करोगे भाई, इन सभी पॉइंट पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 90 90 इस तरह से इन सबको मिला दोगे तो जो वेव फ्रंट होगा वो आपको स्फेरिकल मिलेगा। और इस तरह से रेज पर 90 डिग्री ड्रॉ करके आपको मिल जाता है वेव फ्रंट। तो इस तरह से ये रही आपकी हाइजेंस वेव थ्योरी। कमेंट सेक्शन में बताना, डिटेल में पढ़ना है बहुत ज्यादा तो फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उनको जरूर चेक करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमें प्रूव करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इस वीडियो में जानना
होगा कि काम की बात क्या है। तो काम की बात यह है कि हमें प्रूव करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये काम की बात है पहली। दूसरी काम की बात यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री वाली लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। यह आपको समझना है, ठीक है। चलिए दूसरे काम की बात पर पहुंचते हैं। तो याद रखना कि जब रे पर जो लाइट है जो आ रही होती है, चाहे इंसिडेंट हो या फिर रिफ्लेक्टेड, रे पर अगर हम 90 डिग्री दैट मींस नॉर्मल यदि ड्रॉ करेंगे तो हमें वेवफ्रंट मिलेगा। क्या मिलेगा, वेवफ्रंट। तो मान लो अगर रे हमारी इस तरह से आ रही है, रे हमारी इस तरह से आ रही है, तो वेवफ्रंट कैसा मिलेगा, इन रे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अगर मान लो रे ऐसे आ रही है तो वेवफ्रंट कैसे मिलेगा, वेवफ्रंट मिलेगा ये रहा वेवफ्रंट, ये 90 डिग्री पर, ये क्या है, ये रहा वेवफ्रंट, ठीक है। अगर मान लो रे ऐसी है तो वेवफ्रंट कहां है, मतलब वेवफ्रंट ये है देखो 90 डिग्री पर। बस ये बात आपको समझनी है, बोला काम हो गया। अब जानते हैं कि डायग्राम कैसे बनाए। तो देखो यहां पर आपको समझना है कि मान लो हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बना दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि यहां पर दो पैरेलल लाइट रे आ रही हैं जिनको हमने बोला इंसिडेंट लाइट रे। अब ये इंसिडेंट लाइट रे यदि आएंगी तो रिफ्लेक्ट भी होंगी, तो हमने कहा ये रही रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो ये रही रिफ्लेक्टेड। इसी तरह से ये वाली लाइट रे भी आएगी तो यहां से जाकर के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। नाउ अब इसके बाद हम जानते हैं ये वाला, जैसे हमने पढ़ा कि लाइट रे पर अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेव फ्रंट। तो देखो इंसिडेंट लाइट रे पर अगर आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया तो आपको मिला इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या मिला, इंसिडेंट वेव फ्रंट। नाउ अगर आपने रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, अगर आपने रिफ्लेक्टेड लाइट रे पर 90 डिग्री ड्रॉ किया तो आपको मिलेगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या मिलेगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। नाउ तो अगर आपने इसको नाम दे दिया ए और इसको दे दिया बी, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना। तो देखो यहां पर क्या होगा कि भाई ये जो ए है, ये जो ए पॉइंट है, जैसे मान लो अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट आया तो ये वेव फ्रंट तो यहां पर आ गया, तो यहां पर आ गया, स्ट्राइक करेगा, टकराएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो इसका ये जो ए का ये वाला हिस्सा यहां पर पहुंचा और इसको मैंने नाम दे दिया A1। इसी तरह से ये जो बी वाला हिस्सा ये तो टकराया नहीं ना, तो ये आगे पहुंचेगा, ये आगे पहुंचेगा, तो हमने इसको नाम दे दिया B1 और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके दोनों साथ मिलकर के आगे चले जाएंगे। तो देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये रहा 90 डिग्री, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अच्छा देखो आप जानते हो कि ये वाला जो हिस्सा यहां पर ए का ये वाला पोर्शन अगर यहां पहुंचेगा A1, तो ये जो A1 AA1 है, नाउ ये जो AA1 हो जाएगा AA1, क्या AA1 और आपका BB1 दोनों लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों सेम मीडियम में जा रहे हैं, तो ये दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, तो स्पीड इनटू टाइम, ये किसकी फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस का, है ना। तो AA1 इज इक्वल टू BB1 कितना हो गया भाई, CT के बराबर। ना हो आपको क्या करना है, यहां पर एंगल फाइंड आउट कर लो जरा। देखना एंगल का कैलकुलेशन मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं पहले से, है ना। ट्रिक तो कुछ नहीं है लेकिन ये शॉर्टकट है कि प्लेन आपका जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये प्लेन के साथ डायरेक्ट एंगल I बना दो, और जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और प्लेन के साथ डायरेक्ट एंगल R बना दो, सुखी रहोगे, है ना। और यहां पर आपको नॉर्मल दे देखो, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी आपको यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। क्या ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल। क्या ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल। लेकिन मैं आपको यहां पर प्रूव भी करा देता हूं कि ये एंगल I कैसे बना, ये एंगल R कैसे बना। तो कुछ नहीं करना आपको, बस एक बार थोड़ा समझ लेना। कैसे, बिल्कुल थोड़ा सा देखो ध्यान से। यहां पर देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमने पढ़ लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ठीक। नाउ ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखना ये टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल 90 डिग्री, कितना, टोटल 90 डिग्री। तो अगर ये आपका I है, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये इसके साथ इसका 90 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस I। क्या हो जाएगा, 90 माइनस I। अब देखो ये वाला देखना कि ये टोटल 90 है, ये टोटल 90, तो अगर ये 90 माइनस I है तो ये कितना हो जाएगा, I। इसलिए हमने आपको डायरेक्ट बोल दिया कि इसको I रख देना। इसी तरह से मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर लिख दूंगा भाई ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका नॉर्मल, तो हो गया एंगल R।
अब इसके बाद देखो कि ये आपका टोटल 90 है, तो ये इसको हम 90 माइनस आर कह सकते हैं। अब देखो यहां पर ये टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस आर हो गया, तो ये बचा 90 डिग्री। इसलिए मैं इसको, सॉरी ये बचा मेरा आर, तो इसलिए मैं इसको एक बार साफ करके फिर से इसको आई और आर लिख देता हूं। इसको एक बार आई बना दी, इसको आर बना दी। अब आपको यहां पर देखना है, क्योंकि हमें आई इज इक्वल टू आर प्रूव करना है ना, तो आप यहां पर देखो कि आपको कितने राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर दिख रहे हैं। तो ध्यान से देखना कि एक तो आपको दिख रहा है ए बी और ये B1, तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ए बी B1, ये दिख रहा है। और आपको दिख रहा है कौन सा वाला, आपको दिख रहा है ये देखो A1 B1, कौन सा दिख रहा है, A1 B1 इन ट्राइंगल A1 B1। अब देखो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन आई इज इक्वल टू, देखो ये वाले ट्राइंगल में जब वर्क करेंगे ये वाले, तो ये देखो ये अगर आई है, ये आपका 90 डिग्री है, तो इसको मैं बेस कह सकता हूं। ये वाले ट्राइंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस लगाओ तो आपका हो जाएगा BB1 अपॉन AB1। साइन आई इज इक्वल टू BB1 अपॉन AB1। सिमिलरली मैं यहां पे साइन आर लिखूंगा, तो ये आपका हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, ये हो गया आर वाले के लिए देखो आर, और ये 90 बन रहा है, तो ये सॉरी आपका ये क्या हो गया, बेस हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका इस वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाओगे साइन आर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा AA1 अपॉन आपका AB1। अब आपको कुछ नहीं करना, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट, यहां पर देखो ये डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा BB1 अपॉन AA1। एक बार देख लो, है ना। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखो BB1 अपॉन AA1, BB1 और AA1 दोनों की वैल्यू क्या है, CT, और इसकी वैल्यू भी क्या है, CT, तो CT अपॉन CT बच जाएगी, CT बचेगा 1, तो AA1, तो आपको क्या मिल गया भाई, साइन आई इज अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आपका 1, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप लिख सकते हो इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन आई को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखते हैं आई के, तो हम यहां से प्रूव कर सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ठीक है, तो ये आपका, तो साइन आर को आपने क्या लिख दिया, आर, है ना। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ऑल द बेस्ट यू गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू। इस तरह से हम प्रूव करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो काम की बात पे आते हैं, तो काम की बात यह है कि हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना ये, दैट इज आवर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आवर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये हमारा टारगेट है। दूसरी बात अगर हम करें इस डेरिवेशन को प्रोसीड करने के लिए, तो आपको याद रखना है बिल्कुल बहुत छोटी सी बात कि यदि रे पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, यदि आप नॉर्मल, दैट मींस यदि आप 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे लाइट रे पर, तो आपको मिलेगा वेव फ्रंट। क्या मिलेगा, वेव फ्रंट। जैसे अगर आपके पास ये एक रे है, तो यहां पर इस पर 90 डिग्री बनाया, तो क्या मिल गया, वेव फ्रंट। क्या मिला, वेव फ्रंट। अगर आपके पास ये एक लाइट रे है, तो इस पर अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, तो ये क्या मिल गया आपको, वेव फ्रंट। यदि ये रे है, तो इस पर 90 डिग्री ऐसे जाएगी, ये क्या है, वेव फ्रंट। आगे बहुत काम की बात यह है कि अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ जाए, बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके साथ होता है, तो क्या बोलोगे, बोला हमेशा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यदि एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछ लिया जाए, तो इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, तो मतलब नॉर्मल और जो रे है वो एंगल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल। नाउ अब बात करेंगे किस तरह से जो है डायग्राम बनाना है। तो बस एक बात याद रखना, लाइट रे पर 90 डिग्री डालोगे, वेव फ्रंट मिलेगा। तो लेट्स से हमारे पास ये एक रेयरर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है। इस रेयरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो है v1, इस डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड है v2। नाउ यहां से मान के चलो कि ये आई लाइट रे, ये आई लाइट रे, ठीक है, ये लाइट रे आई और एक और लाइट रे इसके साथ ये आ गई ऐसे। चलिए नाउ अब यहां पर जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगी, हमें ड्रॉ करना होता है एक नॉर्मल। हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पर भी लाइट इंसिडेंट की, हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब आप देखो यहां से समझ गए कि लाइट रे के ऊपर अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा वेव फ्रंट। तो देखो ये कौन सी लाइट रे है, ये है इंसिडेंट लाइट रे। कौन सी, ये इंसिडेंट। ये भी कौन सी है, बोला इंसिडेंट लाइट रे। तो यहां पर आपको 90 डिग्री ड्रॉ करने से कौन सा वेव फ्रंट मिलेगा, बोला इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये देखो, ये देखना
देखना, ये देखो इसके ऊपर 90 डिग्री बना दिया, ये रहा, ये बन गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को क्या नाम दोगे, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। चलिए भाई, अब देखो ये ए बी इस वेव फ्रंट का नाम हो गया। अब यहां पर थोड़ी सी एंगल वेंगल की बात कर ली जाए। देखना, लाइट रे आई, ये देखो ये एक लाइट रे आई, ये दूसरी लाइट रे आई। आप जानते हो कि जब लाइट आती है तो लाइट, ये रेयरर मीडियम है, अब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो ये हल्की सी बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये लाइट रे आई यहां से और ये नॉर्मल की ओर थोड़ी सी बेंड हो गई। तो ये देखो, ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सी रे है, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली देखो, यहां से क्या होगा, यहां से ये यहां से सीधी जाने वाली थी, लेकिन अब ये बेंड हो गई। क्या हो गई, बेंड। तो देखो ध्यान से देखना, ये कौन सी लाइट रे, ये है रिफ्रैक्टेड लाइट रे। कौन सी, रिफ्रैक्टेड। कौन सी, रिफ्रैक्टेड। तो ये जो नॉर्मल है इसके साथ कौन सा एंगल बनेगा, तो आप कहोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखो, ये कौन सी लाइट रे है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये भी तो रिफ्रैक्टेड है, बेंड हुई वाली, तो ये भी कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, ये कौन सा वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट लाइट रे के ऊपर 90 डिग्री बनाया तो आपको मिला इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखो, रिफ्रैक्टेड लाइट रे के ऊपर नॉर्मल बनाओगे, 90 डिग्री बनाओगे तो आपको मिलेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। चलिए, तो यहां से देखो, इसके ऊपर आपको ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो, कौन सा वेव फ्रंट हो गया, रिफ्रैक्टेड। इसको नाम क्या दोगे, इसको नाम दे देना, लेट्स से ये ए है और ए का ये वाला हिस्सा यहां पर पहुंचा तो उसको हमने कह दिया A1, और बी का ये वाला हिस्सा उतने ही समय में पहुंचा, इसको हमने कह दिया B1। ठीक है, चलिए यहां पर हमने इस नॉर्मल को n नाम दे दिया, इस नॉर्मल को भी हमने n डैश दे दो, एक ही बात है, कोई फर्क तो नहीं है। अब यहां पे बात करेंगे एंगल्स की, तो आपको यहां पर एंगल में समझना है। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो कि भाई ये कौन सी लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हम इसको कौन सा एंगल कहेंगे, बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझना, अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो देखो वेव फ्रंट और ये वाली रे के बीच में टोटल एंगल 90, तो 90 में से ये तो हो गया आई, तो ये क्या बचा, बोला 90 माइनस आई। बचा है नहीं बचा। चलिए अब ध्यान से देखो, अब आपको इस पे नजर नहीं होनी चाहिए, अब आपकी इस पे नजर नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर सिर्फ इतने पर होना चाहिए, इतने पर। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये आपका 90 है और इसमें से ये 90 माइनस आई हो गया, तो ये कितना बचा, बोला आई, कितना बचा, आई। इसलिए आपको सिर्फ इतनी बात पर ध्यान देना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात पर ध्यान देना है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये आपका आई इस तरह से बनता है, लेकिन आपको डायरेक्ट बस एक बात पर ध्यान देना है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये जो इंटरफेस है, क्या इंटरफेस है ना, ये मैं कहूंगा भाई ये ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस है, उसके साथ एंगल बनेगा आई। जबकि देखो ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो होगा आर। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और इस सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा आर। कैसे होगा भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे देखो ये आर है, ठीक है, ये आर है, इसके बाद देखना ये आर है, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस आर, तो इसको बचना पड़ेगा आर, इसलिए ये डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया आर। अब आपको करना है प्रूव, तो प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना प्रूव करने के लिए, बस मैं आपसे छोटी सी बात कहूंगा कि यहां पर बस इतना ध्यान दो। लेट्स से मान लो मैंने आपसे कहा कि जैसे देखो ये जो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी हम जानते हैं कि वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल जो होगा ये एक फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मान लो ये जो ए बी वेव फ्रंट आ रहा था, ये ए बी वेव फ्रंट इस ग्राउंड से टकराया और उसके बाद जैसे मान लो नीचे पानी है, तो फिर ये जो ए वाला हिस्सा यहां पहुंचा, ठीक है। अब ये यहां से टकराया, ठीक है, अब ये यहीं पर रह गया, तो ये यहां पर कुछ और समय में पहुंचेगा, है ना। मतलब इसने इतना पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने उतने समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां पर लिखेंगे AA1 क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो भाई स्पीड, पानी में स्पीड कितनी है, लेट्स से v2, तो v2 इनटू टाइम, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब देखो BB1 कैलकुलेट करना है, तो यहां पर आप देखो BB1 ये t टाइम में कितना चला होगा, ये वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा, तो क्या बोलोगे, ऊपर हवा में स्पीड है लेट्स से v1 और ये हो गया v1 इनटू t, तो आपने लिख दिया यहां पर इतना।
ठीक, हमें प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो हम क्या करेंगे, साइन आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन आई। तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना, बस साइन आई निकाल दो। साइन आई निकालने के लिए तो आप क्या देखोगे, पहले ट्राइंगल लिख लो। इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल वर्क कर ले, तो आपको ध्यान देना है, यहां पे ध्यान देना है कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। ये वाला ट्राइंगल देख लो, ये वाला, इसमें ये देखो 90 डिग्री बन रहा है। तो ध्यान से देखे ना, ये 90 डिग्री और ये एंगल आई, तो हम समझते हैं कि जिसके साथ 90 और एंगल आई बने उस साइड को हम बोलते हैं बेस, और ये 90 वाली को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखना, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए बी बी वन, इन ट्राइंगल ए बी बी वन, ए बी बी वन के साथ देखो साइन आई इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखना, थोड़ा सा क्विक रिवीजन में अपन, तो परपेंडिकुलर है आपका बी बी वन अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए बी वन। ठीक है ना। इसी तरह से आपने कहा कि इन ट्राइंगल कौन से वाले ट्राइंगल में, ए वन बी वन, ए वन बी वन। ध्यान से देखो साइन आई, ये देखो यहां पर क्या करना है, साइन आई नहीं साइन आर नाउ। तो ये देखो ये रहा आर, ये रहा 90, तो ये हो गया बेस, यहां पर ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपको डायग्राम ये बनाना है इतना, मतलब जो आप अभी स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा वो डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, ध्यान देना, मतलब आपको डायग्राम में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज वगैरह ये रिप्रेजेंट नहीं करना होता। नाउ साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए वन अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी वन। नाउ साइन आई अपॉन साइन आर, देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ये इसको सेकंड दे दो, इसको थर्ड दे दो, इसको फोर्थ दे दो। नाउ डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ। तो आप करोगे भाई साइन आई अपॉन साइन आर। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, साइन आई की वैल्यू क्या है, बी बी वन अपॉन साइन आर की वैल्यू, साइन आई की क्या है अपॉन ए बी वन इंटू, ये साइन आर है ना अपॉन में, तो ये जाके पलट जाएगा, तो ए बी वन अपॉन ए वन, ए बी वन से ए बी वन कैंसिल हो गया, तो आपका ये बचा बी बी वन की वैल्यू जरा देखना, बी बी वन की वैल्यू है वी वन इंटू टी, इसकी वैल्यू जरा देखो वी टू इंटू टी, तो टी से हो गया टी कैंसिल, है ना। तो यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो v1 अपॉन v2 का मतलब क्या है, वेलोसिटीज का रेशो, और v1 अपॉन v2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मींस म्यू। तो साइन आई अपॉन साइन आर आपका हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर हो गया आपका म्यू, और म्यू फॉर टू पेयर्स, म्यू फॉर टू पेयर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर स्नेल्स लॉ, दैट इज आर स्नेल्स लॉ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो पाई। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। तो एग्जाम टाइम पर जरूरी होता है कि हम क्विक रिवीजन करें, छोटी सी वीडियो में ज्यादा काम की चीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, लेकिन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, बिकॉज आपके एग्जाम टाइम पर ये वीडियोस जो क्विक रिवीजन के फॉर्म में आपको मिल रही हैं, ये आपके बहुत काम के होने वाली है। आगे की बातें इस वीडियो खत्म होने के बाद करेंगे। तो देखिए इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है, चाहे आप लाइट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप साउंड के लिए पढ़ रहे हो, दोनों ही केसेस में एक ही बात होने वाली है। तो बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या है। इंटरफेरेंस इज द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जब दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड नियरली सेम है, दैट मींस जिनका एम्पलीट्यूड नियरली सेम है और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम है, जब ये वेव्स आपस में एक दूसरे से मीट करती हैं या फिर कहीं सुपरपोज करती हैं, तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वेव एग्जैक्ट जो है ना सेम फ्रीक्वेंसी वाली क्यों होनी चाहिए। एग्जैक्ट देखो सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव नहीं भी होगी तब भी इंटरफेरेंस होगा, तब भी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन ये इंटरफेरेंस एक लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं करेगा। बिकॉज जरा सोचो, अगर हमने कहा कि ये वाली वेव जिसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी है 80 वेव्स पर सेकेंड, हाँ, और ये वाली जो है ना ये वाली वेव की फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल पर सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 80, इसकी फ्रीक्वेंसी 50। अब क्या होगा कि मान लो किसी सर्टेन पॉइंट पर ये वेव जो है ना मिल गई, ठीक है ना, मतलब इंटरफेरेंस हो गया, या फिर कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। लेकिन क्या होगा कि ये वेव आगे निकल जाएगी, ये वेव पीछे रह जाएगी, तो फिर क्या ये इंटरफेरेंस एक लंबे समय के लिए हो पाया? नहीं।
क्या ये इंटरफेरेंस सस्टेन कर पाया? नहीं। इसलिए जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये भी 50 साइकिल, ये भी 50 साइकिल। तो जैसे ये यहां पर मीट करे वैसे ये आगे भी मीट करते चले जाएंगे। समझ आया? अब बात करें नियरली सेम एम्पलीट्यूड क्यों होना चाहिए, तो अगर एक वेव बहुत बड़ी एक वेव बहुत छोटी होगी तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो फिर पता ही नहीं पड़ेगा कि भाई जो रिजल्टेंट वेव है वो नोटिसेबल ही नहीं होगी। इसलिए यहां पर कहा गया कि यहां पर जो वेव्स है वो कैसी होनी चाहिए? नियरली सेम एम्पलीट्यूड वाली और सेम फ्रीक्वेंसी वाली, सो दैट वेव जो रिजल्टेंट वेव वो नोटिसेबल भी हो और वो कैसी हो? सस्टेनेबल हो। क्लियर है यहां पर? तो बात करेंगे भाई इंटरफेरेंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव आपस में मीट करें, जब दो वेव आपस में ये वाली और ये वाली, जब दो वेव आपस में मीट करें या फिर मैं कहूं सुपरपोज करें और फिर तीसरी वेव जो है वो इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड से बड़ी हो, मतलब तीसरी जो रिजल्टेंट वेव हो इस वेव का एम्पलीट्यूड इन दोनों से बड़ा हो जो पहले मीट करें, तो हम इस इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो जो पुरानी वेव से बड़ी वाली वेव बन जाए तीसरी वेव, रिजल्टेंट वेव, हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से मिलता है और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ से मिलता है। तो ये दोनों वेव कैसे, तो ये जो वेव बनती है रिजल्टेंट वो कैसे होती है? हाई एम्पलीट्यूड वाली होती है। चलिए अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव की। इसमें फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस की कंडीशन समझेंगे और आपको समझ में आएगी, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ, ये रहा इसका अपर मोस्ट पॉइंट क्रेस्ट और ये रहा इसका दूसरी वाली वेव का ट्रफ। अब ये क्रेस्ट ऊपर ले जाना चाहता है, ये ट्रफ नीचे ले जाना चाहता है, तो जो रिजल्टेंट वेव जो हमें मिलेगी, अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड एकदम सेम है तो फिर वेव कैसी हो जाएगी? वेव गायब भी हो जाएगी। हाँ, रिजल्टेंट वेव हमें ये मिलेगी, यानी कि प्लेन क्या मिलेगी? यहां पर एक आपको प्लेन लाइन यहां पर देखने को मिलेगी। ये कैसा इंटरफेरेंस है? ये रिजल्टेंट वेव है। ये कैसा इंटरफेरेंस है? ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट मीन जहां पर वेव्स खत्म हो जाए, विनाश हो जाए, वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड दो पुरानी वेव से, जो मीटिंग वाली वेव से ज्यादा मिले, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है। अब यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो जो है ना, उनको ये समझ भी नहीं आता कि एक्चुअल में ये फेज है क्या। तो याद रखना, फेज का मतलब सिचुएशन, जैसे हमारी लाइफ का फेज होता है ना, वैसे ही वेव का फेज होता है। वेव का फेज का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस वेव की पोजीशन क्या है, उस वेव की कंडीशन क्या है, हम उस चीज को हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। चलिए तो मान लेते हैं कि ये तो हम जानते हैं कि भाई एक साइकिल कितने की होती है? एक साइकिल 360 डिग्री की होती है। अगर इसको रेडियन में कहोगे तो फिर कितना हो जाएगा भाई? 2 पाई। होता नहीं होता? तो एक वेव की साइकिल को हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, आधी को पाई से, है ना। तो मान लो कि एक वेव ये रही, एक वेव ये वाली है और दूसरी वेव ये वाली है। अब ध्यान से देखना कि ये वेव जो है ना 0, ये इसका फेज कितना है? इस पॉइंट पे फेज क्या बोले? 0। यहां पर आधी वेव पूरी होगी तो उसको बोलोगे पाई। यहां पर पूरी वेव, एक साइकिल पूरी होगी ना, ये एक साइकिल होती है वेव की, ये एक साइकिल होगी। हाँ, तो ये 2 पाई में एक साइकिल पूरी होगी। फिर आगे बढ़ती चलिए, बोलो 3 पाई, 4 पाई। समझ रहे हो? अब देखना, अब देखो, अब एक्चुअल में क्या है कि यहां पर दूसरी वेव स्टार्ट हुई इस पॉइंट से। कहां से? इस पॉइंट से। अब ध्यान से देखना, ये देखो, ये वेव यहां पर मिल रही है। कैसे मिल रही है कि भाई इसका पाई इसके 0 से मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये इसका फेज यहां पर कितना बोला? पाई, और इसका फेज कितना बोला? 0। तो इनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस आ गया? बोला पाई का, है ना। देखो ये 2 पाई पर है, ये 2 पाई पर है, तो ये कितने बोला? पाई पर। तो कितने का फेज डिफरेंस बोला? पाई का। बात समझ रहे हो? अब देखो पाई वाले फेज डिफरेंस में जरा देखना, पाई का यदि फेज डिफरेंस, पाई का फेज डिफरेंस, तो इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट से मिल रहा है, तो बताओ क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा नहीं होगा? तो पाई में क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? यदि दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई है तो क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन। जरा यहां पे देखो, मान लो एक वेव ये रही, एक वेव ये रही, ठीक है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहां पे 0। अब एक वेव नीचे, ये दूसरी वाली रही। तो अब देखो जब ये वेव इससे मीट करेगी, देखना ये देखो, ये 3 पाई पे, ये 2 पाई यहां पूरा हो गया, ये वाली वेव 3 पाई पे है और ये 0 पाई पे, यहां से स्टार्ट हुई ना। तो जब देखो कितने का डिफरेंस? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। यहां पे देखो, इसका यहां पे 4 पाई, इसका यहां पे पाई। क्या हो रहा है? देखो कितने का डिफरेंस आ गया? 3 पाई का आ गया नहीं? 3 पाई का डिफरेंस। तो देखो यहां पर इसका ट्रफ मिल रहा है और इसका क्रस्ट मिल रहा है। क्या होगा भाई? डिस्ट्रक्शन होगा। तो पाई का डिफरेंस आ जाए, 3 पाई का आ जाए, 5 पाई का आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। कैसा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जब भी ऑड
जब भी ऑड पाई का फेज डिफरेंस आता है तो फिर हम कहेंगे कि क्या बनने वाला है, डिस्ट्रक्शन। क्या होने वाला है, डिस्ट्रक्शन। अब देखो जब भी इवन का आ जाए, इवन का जैसे कि 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, तो यहां पर होता है कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। आप खुद देख लो, जैसे मान लो कि ये वेव, ये कहां पर है भाई, इसका ऊपर वाली वेव जब नीचे वाली वेव से मिलेगी तो भाई कंस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन। जरा देख के बताओ, देखो ये कहां पर है, बोला 2 पाई पे, और ये कहां पर है, बोला 0 पाई पे। कितने का फेज डिफरेंस, बोला 2 पाई का। ये देखो ये 3 पाई पे, ये कितने पर है, पाई पर, तो कितने का फेज डिफरेंस, बोला 2 पाई का। अब देखो ये वेव, अब मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस है ना, 2 पाई का। अब 2 पाई के फेज डिफरेंस जरा आप चेक करके बताओ कितने का जो है ना यहां पर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। तो देखो इसका क्रेस्ट, इसका भी क्रेस्ट मिल रहा है, इसका ट्रफ, इसका भी ट्रफ मिल रहा है, तो बताओ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन। तो 2 पाई के यदि फेज डिफरेंस है तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन। जरा यहां पे चेक करो, इस वेव का 4 पाई और इस वेव का 0, क्या हो रहा है भाई, कितने का अंतर, बोला 4 पाई का। अब देखो इसका क्रेस्ट और इसके क्रेस्ट मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, बात समझ लो। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के यदि डिफरेंस आ जाए तो क्या बोलोगे फेज डिफरेंस में, ये क्या है भाई, इवन वाले में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। बात समझ गए। तो देखो ध्यान से देखना, यदि 2 पाई का फेज डिफरेंस आ जाए या कहें कि 4 पाई का फेज डिफरेंस है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। तो बस सिंपल सी बात है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि फेज डिफरेंस क्या बनेगा, 2n पाई। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2n पाई, n की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। 1 पुट करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2 2 4 पाई हो जाएगा, 3 पुट करोगे 6 पाई हो जाएगा। समझ गए। इसलिए हमने बोला कि फेज डिफरेंस यदि 2n पाई होगा तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर 0। समझ रहे हो ना, या फिर जरा भी फेज डिफरेंस हो ही ना। ठीक नाउ अब देखो पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि इन दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस आ रहा है। समझ गए। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि ये देखो मतलब कौन कितने आगे पीछे से स्टार्ट है ना। अब ध्यान से देखो, एक वेव 2 पाई की होती है ना, तो 2 पाई को कहते हैं लैम्डा, है ना, या फिर कहूं 2 पाई को कहते हैं लैम्डा। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 पाई का मतलब क्या, लैम्डा। तो बस इतनी बात समझ लो कि यदि यहां पर लिखा है 2n पाई, क्या लिखा है, 2n पाई, है ना। कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस कितना, 2n पाई, तो 2 पाई की जगह आपने लिख दिया लैम्डा और n की जगह n। तो बात समझ गए। तो पाथ डिफरेंस कितने का आएगा, बोला n लैम्डा। कितने का आएगा, n लैम्डा का। फेज डिफरेंस देखो किसमें, डिस्ट्रक्टिव के लिए देख लो। डिस्ट्रक्टिव के लिए कैसा होता है, बोला ऑड। अब ऑड बनाना है ना आपको, ये ऐसा फॉर्मूला जो पाई, 3 पाई, 5 पाई आ जाए। तो यहां पर क्या किया हमने, 2n - 1 पाई। अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो आपका पाई आंसर आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 3 पाई आ जाएगा। समझ गए। इसी तरह से पाथ डिफरेंस क्या बनाया, पाथ डिफरेंस में देखो कितना पाई है ना, तो पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है, बोला लैम्डा बाई 2। 2 पाई को लैम्डा लिखते ना, 3 पाई को कितना हो जाएगा, 3 पाई का हो जाएगा आपका 3 लैम्डा बाई 2, है ना। इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहली बार लैम्डा बाई 2, 2 पुट करोगे तो 3 लैम्डा बाई 2, है ना, हो जाएगा ना। इसलिए इस तरह से जो है पाथ डिफरेंस, ये किसके लिए, यहां पर क्या है, बोला ऑड, और यहां पर क्या है, इवन। तो ये कंडीशंस हो जाएंगी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो आई होप आपको ये मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके कमेंट का बहुत इंतजार करूंगा। और क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको क्या बातें क्लियर हुई, क्या आपके डाउट्स रहे, जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। चलिए बात करेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या। जरा ध्यान देना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दुनिया का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने लाइट के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इससे पहले बहुत सारे मैं कहूंगा भाई थ्योरीज आई, रिसर्च पेपर्स आए, बहुत सारा पेपर वर्क हुआ, लेकिन किसी ने यह प्रूव नहीं कर पाया कि लाइट के पास वेव नेचर है। यंग ने कैसे प्रूव किया कि लाइट के पास वेव नेचर है, वो किया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। देखो वेव नेचर की आइडेंटिफिकेशन क्या है, वेव नेचर की आइडेंटिफिकेशन है इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या, इंटरफेरेंस पैटर्न। एक्चुअल में हुआ क्या कि यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो साइंटिस्ट यंग थे उनको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। दैट मींस उनको एक स्क्रीन पर कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेस और कहीं पर डार्क फ्रिंजेस, कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेस, कहीं पर डार्क फ्रिंजेस देखने को मिले। ऐसा उनको देखने को मिला। दैट मींस इसका मतलब है कि यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ब्राइट फ्रिंज, और यहां पर एनर्जी है ही नहीं। समझ रहे हो, यहां पर क्योंकि ये कौन सी फ्रिंज थी, डार्क फ्रिंज, यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा और यहां पर एनर्जी है ही नहीं, बिकॉज ये कौन सी फ्रिंज है, बोला डार्क फ्रिंज, यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा।
अब दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो रहा है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। और जहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उस फेनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। एक बार फिर समझो, यहां पर अगर आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल रही है यंग को, तो इसका मतलब है कि दो वेव्स के क्रेस्ट आपस में मीट कर रहे होंगे या फिर ट्रफ, तभी तो जो है ना थर्ड वेव जो मिलेगी उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, है ना। अच्छा, इसके बाद जहां पर डार्क फ्रिंज देखने को मिल रही है तो यंग ने कहा कि हाँ, इसका मतलब है कि यहां पर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिल रहा होगा, तो पूरी तरह से वेव जो है ना कैंसिल हो गई। चलिए, जहां पर ब्राइट मिली फिर से वहां पे समझ गए या तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रफ टू ट्रफ मीट कर रहा है। जहां पर डार्क फ्रिंज देखने को मिली फिर वहां पर समझ गए कि या तो क्रेस्ट मतलब यहां पर क्रेस्ट से ट्रफ मीट कर रहा है। तो इस तरह से जब उनको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न देखने को मिला तो वो समझ गए कि कहीं कहीं पर क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मीट कर रहा है और कहीं पर क्रेस्ट टू ट्रफ मीट करने से यहां पर जो है ना पूरी तरह से अंधेरा आ जा रहा है। बोला कि अंधेरा आ रहा है, ये एक बड़ी बात है। दैट मींस क्रेस्ट ट्रफ से टकरा रहा है। समझ रहे हो, लाइट के होते हुए अंधेरा आना ये बड़ी बात है। तो क्रेस्ट ट्रफ से टकरा रहा है। दिस प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट। यदि लाइट के पास वेव नेचर नहीं होता तो कहीं पर अंधेरा नहीं आता, हर जगह क्या होता, उजाला होता, हर जगह ब्राइट फ्रिंज होती। ये हो रहा है, इसका मतलब उन्होंने कहा क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मीट कर रहा है और ऐसा सिर्फ वेव में ही पॉसिबल है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, है ना, डायग्राम बता के बताऊंगा, लेकिन वो डायग्राम मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक बार में छोटी वीडियो सीरीज में नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे भी बन कर रहे हैं, विदाउट जो है ना सही तरीके से नहीं हो पाएगा। चलिए बनाएं, क्या बनाएं, दो स्लिट S1 और S2। स्लिट का मतलब है दो छोटे छोटे से होल्स। हाँ, अब यहां से लाइट वेव जाएगी, इस तरह से ये लाइट वेव जाएगी, क्योंकि लाइट के पास क्रेस्ट और ट्रफ दोनों होते हैं, तो ये बना दिया हमने क्रेस्ट और ये हो गया ट्रफ। ठीक है, ये हो गया ट्रफ। अब इसको आगे दो स्लिट्स मिलेंगे तो यहां से लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ऊपर यहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट और इस तरह से जो है ना वेव आगे बढ़ती चली जाएंगी। सिमिलरली सेकंड वाली वेव से भी लाइट जाएंगी तो फिर क्या होगा, यहां से इस तरह से पैटर्न देखने को मिलेगा, यहां से। समझ आ रहा है। इसके बाद इसमें क्रेस्ट है तो ट्रफ भी होंगे। डायग्राम थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजन सा हो जाएगा, इसके लिए अपन जो है इमेज एक डाल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कंफ्यूजन हो रही है ना, मत ज्यादा परेशान हो। तो यहां पर क्या हुआ, इस तरह से वेव आगे बढ़ती चली गई और जाकर कहां मीट होंगी, डायग्राम में देखो, आप इसको समझो कि इस तरह से लाइट वेव जाती गई और कहां मीट होंगी, बोला स्क्रीन पर। जरा यहां पे देखना, कहीं पर देखो, इस पॉइंट पे देखना, यहां पर ट्रफ, ये क्या है, ट्रफ, डॉटेड लाइन ट्रफ, और ये क्या है, ये क्या है, ये अपनी पूरी लाइन क्रेस्ट है। तो जहां पर ट्रफ और क्रेस्ट मिल रहा है यहां पर डार्क मिलेगा, क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज। क्या बनेगी, डार्क। यहां पर देखो क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है, क्या बनेगी, डार्क। इसी तरह से यहां पर आते 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 देखो, यहां से आते 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 इस पूरी स्क्रीन पर देखा गया, इस पॉइंट पर आपको डार्क फ्रिंज मिल गई है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि ये देखो क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। ये देखो क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। तो इसी तरह से यहां से आते आते आपको ये ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल गई। समझ रहे हो। तो यहां पर इस तरह से आप देखेंगे कि ब्राइट फ्रिंज एक स्क्रीन पर, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। समझ आया। एक चीज यहां पर जो है ना बिल्कुल नोटिसेबल है कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर अगर मुझे यहां पर देखिए ये मुझे ब्राइट फ्रिंज मिली, ये बहुत जो है ना समझने वाली बात होती है, बच्चे इसको स्किप करेंगे तो फिर भूलेंगे। ये ब्राइट फ्रिंज मिली है, ठीक है, और इनके बीच में जहां पर मैंने कुछ भी नहीं दिखाया ना वो डार्क फ्रिंज है। ये देखिए, ये डार्क फ्रिंज है, ये देखो, ये डार्क है यहां पर और ये है ब्राइट। आपको यहां पर समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कि दो ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दो ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस से, उसके सेपरेशन से हम क्या निकालेंगे, उसके सेपरेशन से हम निकालेंगे डार्क फ्रिंज। दो ब्राइट के बीच में, दो ब्राइट के बीच में क्या है, एक डार्क है, या फिर मैं कहूं दो डार्क के बीच में क्या है, एक ब्राइट है। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना डार्क फ्रिंज की या फिर ब्राइट फ्रिंज की, तो मैं कैलकुलेशन करूंगा इसको, बोला सेवंथ डार्क में से मैं सिक्स्थ वाली डार्क को यदि सब्ट्रैक्ट कर दूं
6 वाली डार्क की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे बीच में क्या मिल जाएगा, ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। इस कैलकुलेशन पे अभी पहुंचते हैं ना। अब कैलकुलेशन में जो पाइथागोरस थ्योरम जहां पर अप्लाई करना है वहां पे तो डायरेक्ट आपको समझा देंगे, पीजीटी तो लगा लोगे ना, ठीक है। और मेन कॉन्सेप्ट पर अपन आ जाएंगे। हाँ, अब ध्यान से देखना कि लेट्स से S1 से एक वेव यहां पहुंचेगी और S2 से भी एक वेव यहां पहुंचेगी। आपको यहां पर ध्यान देना कि इस पूरी स्क्रीन पर वेव पहुंचेंगी, है ना। लेकिन हमने एक पॉइंट पिक कर लिया फॉर अ डेरिवेशन पर्पस। चलिए अब देखो यहां पर क्या होगा कि यहां से एक वेव पहुंची इस पॉइंट P पर और यहां से एक वेव पहुंची इस पॉइंट P पर। तो हमने कहा कि एक वेव हो गई, एक वेव का रास्ता हो गया S1P और दूसरी वेव का जो रास्ता हो गया वो हो गया S2P। चलिए अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने यहां पर डिस्टेंस वगैरह मेजरमेंट कर लिया कि भाई ये जो दो स्लिट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल D और उसके बाद स्लिट से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है D/2। कितनी है, D/2। ऊपर वाली स्लिट की भी सेंटर से डिस्टेंस D/2, नीचे वाली की भी डिस्टेंस D/2। लेट्स से दिस पॉइंट इज O1, दिस पॉइंट इज O और उसके बाद O1 से लेके इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होगी हमने डिसाइड कर ली, लेट्स से दिस इज X। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी x माइनस D/2। कितनी हो जाएगी, x माइनस D/2। बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है इसमें। इसी तरह से अगर आप यहां से यहां तक की कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगी x प्लस D/2। क्लियर है, ये बातें आपको बस ध्यान देनी है। अब देखो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि दो वेव्स अगर मीट करेंगी, दो वेव्स यदि मीट करेंगी इस पॉइंट पर, अगर ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो फिर क्या हो रहा होगा, डार्क फ्रिंज बनेगी तो फिर क्या हो रहा होगा। ठीक है, देखो ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो देख सकते हैं, और अगर नहीं देखनी तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि दो वेव आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, ध्यान देना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यदि दो वेव आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो उन दोनों वेव का जो पाथ डिफरेंस होता है, क्या, पाथ डिफरेंस हमेशा n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर। ठीक है, अच्छा यहीं से बात करेंगे आगे। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो दो वेव्स का पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन करना है दो वेव का पाथ डिफरेंस जो मीट कर रही है उनका इतना होना चाहिए, है ना, और डिस्ट्रक्शन करना है तो दो वेव का पाथ डिफरेंस जो मीट कर रही है वो इतना होना चाहिए। अब एक्चुअल में पाथ डिफरेंस क्या है, तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि एक वेव यहां से यहां तक पहुंचती है, S1P ट्रेवल करती है, एक वेव यहां से यहां तक पहुंच जाती है, S2P ट्रेवल करती है। तो उसका मतलब है S1P देखो छोटी है, S2P देखो बड़ी है, तो बस ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इसी को हमने पाथ डिफरेंस कहा। क्या कहा, पाथ डिफरेंस। तो हम देखेंगे कि भाई आपको अगर S2P निकालना है, हाँ, S2P यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे। अब देखिए हमें इसमें करना है कि हमने, आप इसको मत देखो, ये आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। हाँ, हमने इस बड़े से जो है ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में पीजीडी लगाई। तो S2P स्क्वायर जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहां से लेके आप यहां तक देखेंगे तो x प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला जो बेस है ये कितना आपका D का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपने ये वाले ट्राइंगल में वर्क किया, ये वाले ट्राइंगल में, तो जरा आप ध्यान से देखोगे यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है, चलिए इसके बाद हमें क्या निकालना, हमें निकालना है पाथ डिफरेंस, दैट मींस S2P और S1P में कितना अंतर है। तो हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो S2P स्क्वायर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, फाइनल रिजल्ट आया हमारा ये। सब्ट्रैक्ट करोगे आसानी से आ जाएगा 2xd। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, नहीं, हमें चाहिए S2P माइनस S1P जो कि हमारा पाथ डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, बोला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो a माइनस b a प्लस b, हमें चाहिए फिर भी अभी भी ये। ठीक है, तो अब इसका कुछ करना पड़ेगा, S2P प्लस S1P। तो हमने कहा कि यदि ये पॉइंट जो अपना P पॉइंट है ये सेंटर के थोड़ा बहुत पास में होता, तो ये जो S1P
और S2P लगभग बराबर ना हो जाते? बोला हो जाते। तो हमने कहा कि इसको हटाने के लिए तो हमने लिख दिया यहां पर S2P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S1P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D। तो जब हमने ऐसा लिखा तो फिर देखो हमें क्या चाहिए S2P माइनस 1P, तो हमने इसको भेज दिया नीचे। और ये वाली सिचुएशन के लिए हमने S2P और S1P को दोनों को D प्लस D लिख दिया, तो ये आ गया 2D। अब आपके दिमाग में आएगा बोला सर इसको क्यों नहीं D और D लिख देते, फिर हमारा डेरिवेशन ही खत्म हो जाता। हमारी गलती नहीं इसमें, यंग ने ऐसा किया, ठीक है, तो अपन को भी यहां पर ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक, तो S2P माइनस S1P यहां पे सब्ट्रैक्शन में ये रूल नहीं लगेगा कि D और D बराबर हो गए। तो हाँ, तो पाथ डिफरेंस कितना निकल के आ गया, देखो XD अपॉन कैपिटल D। ये क्या निकल के आ गया, ये S2P और S1P दोनों का क्या निकल के आ गया, पाथ डिफरेंस। अब हमने पढ़ा था कि यदि यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, दैट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, तो फिर जो पाथ डिफरेंस है ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, अभी बताया था। चलिए, तो अगर हम ऐसा रखेंगे तो हमने यहां से x की वैल्यू निकाली, n d को से भेज देना, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये क्या हो गई भाई, x क्या है, x सेंटर से इस पॉइंट P, दैट मींस यदि ब्राइट फ्रिंज बनती है तो सेंटर से ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसी तरह से हमने अगर देखो, अगर पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बन रही है तो यहां से डिस्टेंस क्या होगी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है वो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। जब हमने ये जो पाथ डिफरेंस निकाला है इसको इस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर रखा, तो ये जो यहां से x की वैल्यू है ये आ गई इतनी। दैट मींस ये जो x है ना वो है डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर O1। समझ पाया। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, अब हमें बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा काम करना है। क्या कि देखो ये हो गई ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, तो दो ब्राइट फ्रिंज, लेट्स से 7वें नंबर की ब्राइट फ्रिंज को हमने xn बोला, माइनस 6वें नंबर की ब्राइट फ्रिंज को हमने बोला xn माइनस 1। तो 7वीं ब्राइट फ्रिंज में से 6वीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच में क्या मिलेगी, बीच में क्या मिलेगी आपको, डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस। क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज की विड्थ। समझ में आया। तो अगर मुझे निकालना है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज तो क्या करूंगा, 7वीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी माइनस 6वीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी इज इक्वल टू डार्क फ्रिंज की विड्थ निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी तो क्या करूंगा, xn माइनस xn माइनस 1, दैट मींस डार्क फ्रिंज की दूरी 7वें नंबर की माइनस 6वें नंबर की डार्क फ्रिंज की दूरी इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, बोला विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। समझ आया ना। तो इस तरह से अपन इसको करेंगे, मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं। ये सारी बातें मैंने आपको वीडियो की बिगिनिंग में बता दी थी। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हमें विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एंड विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज की कैलकुलेशन करनी है, बड़ी आसान है, जिसको हमने अभी तक कई बार डिस्कस कर लिया। देखिए सबसे पहले हमने ये प्रूव कर दिया ना, अभी डिराइव कर दिया कि ये क्या है, ब्राइट फ्रिंज की दूरी है, ठीक है, और ये क्या है, डार्क फ्रिंज की दूरी। अब जो कुछ भी करना है ना इसी में पुट कर देना। एक बार देखो, अगर आप इस फॉर्मूले में एक बार n पुट करें और एक बार n माइनस 1 पुट करें, दोनों को माइनस करके जो डिस्टेंस निकलेगी वो किसकी होगी, डार्क फ्रिंज की। चलिए, तो बीटा से हमने रिप्रेजेंट किया, तो xn माइनस xn माइनस 1, xn मतलब 7, n माइनस 1 मतलब 6, ठीक है। तो अब इस तरह सब्ट्रैक्ट करोगे तो xn n लैम्डा d बाय d, चलिए माइनस n लगाया, इसके बाद इसी n की जगह n माइनस 1 पुट कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी विड्थ इतनी निकल के आने वाली है। क्लियर ना। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर क्या है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है ना, तो दो डार्क के बीच में है ब्राइट, तो यहां पर देखो डार्क की हमने डिस्टेंस निकाल दी, ये देखो ये निकाली थी। बस एक बार इसमें n पुट करना है, ये देखो माइनस साइन लगाया। एक बार इसी फॉर्मूले में जहां पर ये n आ रहा है ना, उसकी जगह देखो रेड से दिखा दिया मैंने अलग से, उसकी जगह आपको n माइनस 1 पुट करना है, और जैसा कैसा माइनस 1 ये अलग है, n की जगह n माइनस 1 पुट कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा 2n माइनस 2 और उसके बाद ये माइनस लगा हुआ है। इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आने वाला है, बड़ा ही आसान है। तो इस तरह से हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज निकाल सकते हैं ना। तो बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। इससे पहले आपने देखा हुआ स्टेडियम में कई बार क्रिकेटर्स
कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड सनग्लासेस लगाए होते हैं, एक्चुअल में वो पोलराइज्ड सनग्लासेस होते हैं, एक्चुअल में वो पोलराइज्ड सनग्लासेस होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ड्राइविंग करते समय नाइट में ट्रक की जो हेडलाइट्स होते हैं उनकी एक्स्ट्रा ग्लेयर, एक्स्ट्रा इंटेंसिटी वाली लाइट जब हमारे आंखों में पड़ती है तो बड़ी चकाचौंध सी छा जाती है। उस समय नाइट में आपने जो है naptol.com वगैरह पर काफी सारा देखा होगा, भाई ये वाले सनग्लासेस, ये वाले ग्लासेस अगर आप ट्रेवलिंग या फिर ड्राइविंग के समय लगाएंगे तो आपसे जो है ना ट्रक की जो हेडलाइट जो होगी वो आपकी आंखों पर पड़ेगी तो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी आपको जो है ना बहुत कम दिखाई देगी। तो एक्चुअल में वो पोलराइज्ड ग्लासेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यदि आपको क्लाउड्स की एकदम सूदिंग सी, एकदम सुहावनी पिक्चर लेनी है तो उस समय आपको अपने लेंस के आगे पोलराइड लगाना पड़ेगा। अब आखिरकार ये पोलराइड है क्या, तो आप समझ गए पहली चीज पोलराइड। पोलराइड के यूजेस क्या है, पहले सुन लो। पोलराइजर के यूजेस क्या है, पोलराइजर के यूजेस है टू कट एक्स्ट्रा ग्लेयर, यानी कि जो एक्स्ट्रा चमक है लाइट की उसको कम कर देना, लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देना। ये कैमरास में यूज होते हैं, ये नॉर्मली ड्राइविंग में यूज होते हैं, सो दैट लाइट की एक्स्ट्रा इंटेंसिटी हमारी आंखों में ना जाए। आगे बात करेंगे कि आखिर ये पोलराइजेशन होता क्या है। ये तो हमने पढ़ा कि पोलराइड क्या है ना, ये क्या है, पोलराइड क्या है, एक्चुअली में क्रिस्टल है। आगे बात करते हैं। देखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, इसको समझने के लिए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझने के लिए आपको बहुत छोटी सी बात समझनी है कि लाइट एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर होती है, हमने पढ़ा है। लेकिन 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 आपको पता है E इक्वल टू BC है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड ऑफ लाइट। यहां से अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये काफी कम है, ये काफी कम है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आपको एक बात याद रखनी है कि लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनी है। लेकिन ये कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम। इसलिए हम जब भी कंसीडर करते हैं हमारी विजन सेंसेशन में, जब भी हम देखते हैं उसमें जो 99% हिस्सा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है और बहुत ज्यादा छोटा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम बात करेंगे विजन सेंसेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में से, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो यहां पर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं लाइट, तो लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन यहां पर आपको जो है ना, तो हमने क्या किया कि भाई जब देखने के लिए, विजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर हम यहां पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जब कोई भी लाइट का सोर्स होता है तो उस लाइट के सोर्स के अंदर हर पॉसिबल डायरेक्शन में एटम्स जो है ना रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, तो वहां से जो लाइट के वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं। तो यहां पर हमने जो है ना लाइट के वाइब्रेशंस को बताया। ये एक्चुअल में क्या है, ये लाइट है, ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। हमने लाइट को रिप्रेजेंट किया अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के टर्म में। तो आप देखो क्योंकि एक लाइट का सोर्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस जो हमें देता है, तो हमने कहा कि भाई देखो ये लाइट का सोर्स है और ये हर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में हमें वाइब्रेशंस दे रहा है। अब ये जो रेड डॉट मैंने दिखाया हुआ है, ये रेड डॉट क्या है, ये रेड डॉट देखो, ये रेड डॉट क्या है, लाइट के वाइब्रेशन जो कि इनटू द एंड आउट ऑफ द प्लेन जो दिखा रहे हैं। समझ में आया ना। चलिए तो अब देखो, अब एक्चुअल में क्या हुआ कि अगर हम इतने सारे लाइट के वाइब्रेशंस हर बार बनाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा कि भाई हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना, समझ रहे हो, फिजिक्स का काम क्या, चीजों को आसान करना और रिप्रेजेंट भी करना है तो आसान तरीके से। तो फिर क्या किया कि इन वाइब्रेशंस को रिजॉल्व किया, एक को हॉरिजॉन्टल एक को वर्टिकल कंपोनेंट में। तो फिर हमें जो है ना इस तरह के वाइब्रेशंस बना दिए। बोला अभी ये भी बड़ा दिख रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोले ऐसे कह दिया कि ऊपर वाला जो है ना ये वर्टिकल वाइब्रेशन दिखा रहा है और ये रेड वाला अंदर बाहर ये हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन दिखा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस को ये रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, वर्टिकल वाइब्रेशन को इससे रिप्रेजेंट कर दिया। बात को सुनना, ये तो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या फिर कहे लाइट है। ठीक है ना। अगर ये सारी की सारी लाइट हमारी आंखों पर डायरेक्ट पड़ेगी तो ये बहुत ज्यादा चकाचौंध यानी बहुत ज्यादा ग्लेयर वाली हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी। बात को समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हमें समझना होगा, ये बात समझ गए। अब हमारा जो है ना मेन मोटिव क्या है, लाइट को पोलराइज करना है। क्या करना, लाइट को पोलराइज करना। तो यहां पर आपको समझना होगा कि लाइट पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो जरा देखो,
अनपोलराइज लाइट, जरा सुनना, अनपोलराइज लाइट हम उस लाइट को कहते हैं जिसके वाइब्रेशन हर प्लेन में हो। यहां पर देखो शुद्ध हिंदी में लिखा है, शुद्ध हिंदी में एकदम कि अनपोलराइज लाइट हम उस लाइट को कहते हैं जिसके वाइब्रेशन हर पॉसिबल प्लेन में होते हैं। मतलब ये वाले प्लेन में भी, ये वाले में भी, ये वाले भी, हर पॉसिबल प्लेन में लाइट की वाइब्रेशन है तो उस लाइट को क्या कहेंगे? अनपोलराइज लाइट। इसके बाद अगर हमने कहा भाई पोलराइज लाइट की बात करेंगे तो पोलराइज लाइट का मतलब है कि भाई वो लाइट जिसके वाइब्रेशन सिर्फ फिक्स प्लेन में ही हो। जैसे मान लीजिए कि ये वाला प्लेन है, सिर्फ लाइट के वाइब्रेशन भी यही वाले प्लेन में है तो हम कहेंगे कि ये लाइट कैसी है? पोलराइज लाइट। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास ये, जैसे मान लो कि मेरे पास ये वाइब्रेशन है, जरा सुनना, ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, अब देखो, तो अगर लाइट के वाइब्रेशन मेरे पास इस डायरेक्शन में भी है, इस मतलब ऊपर नीचे भी है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, तो ये लाइट काफी ज्यादा ग्लेयर वाली, काफी हाई इंटेंसिटी वाली हो जाएगी। अब मुझे इसको ब्रेक करना है। लाइट के वाइब्रेशंस को मैं चाहता हूं कि भाई इतने सारे वाइब्रेशन मेरी आंख में ना जाए, बहुत ज्यादा चमक हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मान लीजिए कि ये वाले वाइब्रेशन मेरे पास आए और ये वाले वाइब्रेशन रुक जाए, या फिर मैं कहूं, मतलब समझ रहे हो, वर्टिकल आए और हॉरिजॉन्टल रुक जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो फिर मेरे पास जो लाइट की इंटेंसिटी आएगी वो बहुत अच्छी होगी और मैं चीजों को आराम से देख पाऊंगा, फोटो खींच पाऊंगा, ड्राइविंग कर पाऊंगा। इसके लिए यूज होता है कि ये जो लाइट के वाइब्रेशन मेरी आंखों पर आ रहे हैं, इसके पहले एक पोलराइजर लगा दें या फिर कहें पोलरॉइड लगा दें। क्या लगा दें? पोलरॉइड। क्या करना होगा? बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अब ये पोलरॉइड क्या होता है तो यहां पर पढ़ो। पोलरॉइड क्या है? एक टॉर्मेलिन क्रिस्टल है। क्या है? पोलरॉइड क्या है? एक क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल? टॉर्मेलिन क्रिस्टल। भाई क्रिस्टल क्या होता है? जिसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट एक फिक्स तरीके से हो। तो मैंने कहा टॉर्मेलिन क्रिस्टल। पोलरॉइड क्या होता है? एक टॉर्मेलिन क्रिस्टल होता है। बोला ऐसा क्रिस्टल जिसमें ओनली एक ही टाइप के वाइब्रेशंस पास हो सकते हैं। तो इस पोलरॉइड क्रिस्टल से, इस पोलरॉइड से दैट मींस इस टॉर्मेलिन क्रिस्टल से एक ही तरह के वाइब्रेशंस पास हो सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि जो चश्मा विराट कोहली ने लगाया हुआ है उसके अंदर क्या है भाई? पोलरॉइड। क्या है? पोलरॉइड। क्या है? पोलरॉइड। और ये पोलरॉइड क्या करेगा भाई? ये पोलरॉइड के क्रिस्टल कैसे हैं? ये पोलरॉइड क्रिस्टल कैसा है कि भाई इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि इसमें से सिर्फ यही वाले, सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशंस पास होंगे और ये वाले वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस क्रिस्टल के अंदर जगह ही नहीं है। बात समझ रहे हो? तो फिर ये वाले वाइब्रेशंस आगे बढ़ गए। दैट मींस यहां से जब लाइट आ रही थी ना, ये लाइट डायरेक्ट पड़ती तो फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप के वाइब्रेशन आंखों में जाते और वो कैच लेने वाला होता तो फिर कैच नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहां पर जो है ना टॉर्मेलिन क्रिस्टल का यूज किया, जिसने जो है ना जिसने एक टाइप के वाइब्रेशन को पास कर दिया और फिर यहां से अगर कैच करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चेक करने के लिए क्या ये लाइट पोलराइज हो गई, इसके लिए यूज किया जाता है एनालाइजर। किसका? एनालाइजर का। समझ रहे हो ना? इस तरह से पोलराइड को कैमरे के सामने भी लगा देंगे तो सन से आने वाली लाइट डायरेक्ट पोलरॉइड पर पड़ेगी और पोलरॉइड सिर्फ एक ही तरह के वाइब्रेशंस को पास होने देगा। इसके बाद बात करेंगे कि भाई लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई, इसके लिए एनालाइजर का यूज होता है। मान लो कि ये लाइट इस तरह से जो है हमने पोलरॉइड से पास कराई, एनालाइजर होता कुछ नहीं है, एनालाइजर पोलरॉइड को ही कहते हैं। हाँ, अब देखो यहां से जो है ना लाइट पास हुई, यहां से हमें जो है एनालाइजर के बाद हमने यहां पर लगाया पोलरॉइड और यहां पर लगाया एनालाइजर और उसके बाद हमने देखा। अब इसके बाद जादू जब होता है कि जैसे मान लो पोलरॉइड हमने ऐसे रखा और एनालाइजर को ऐसे घुमा दिया और अब देखा कि अब मुझे जरा भी जो है लाइट दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यहां से साबित हो जाता है कि सिर्फ एक ही तरह के वाइब्रेशंस पास हो रहे हैं और इस टॉर्मेलिन क्रिस्टल के पास एक ही फिक्स जो है ना टाइप के वाइब्रेशन को अलाउ करने के लिए स्पेस है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद यहां पर आपको कुछ जरूरी बातें समझनी होती हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, 5 मिनट से ज्यादा, लेकिन चीजें आपको उतनी समझ में आ गई जितनी आप 40 मिनट में समझते हैं। देखो इस यहां पर हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि यहां पर देखो 2 प्लेन है, एक ये वाला प्लेन, चलो लाइट के वाइब्रेशन इस तरह के पास हो गए, ठीक है, वर्टिकल वाइब्रेशन पास हो गए। चलिए, तो मतलब वाइब्रेशन इस ये वाले प्लेन में वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये वाले प्लेन में वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं, हॉरिजॉन्टल वाले एब्जॉर्ब हो गए, दैट मींस पोलराइड हो गए। तो इस वाले प्लेन पर 90 डिग्री पर जो प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन
उस प्लेन को कहते हैं जिसमें वाइब्रेशन अलाउ हो गए, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के 90 डिग्री वाइब्रेशन के 90 डिग्री पर आपको मिलता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, जल्दी जल्दी बोला है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, वीडियो 1.5 की स्पीड में ना देखनी पड़े। जरूर कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बात करेंगे कि लाइट में डिफ्रैक्शन क्या होता है। लाइट में डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि लाइट टॉपिक जो है ना शुरू हो चुका है। लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, रे है, ये क्या है, ये सारी चीजों को समझने के लिए बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई, लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दुनिया का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसने ये प्रूव किया कि भाई लाइट के पास वेव नेचर होता है। लाइट के पास वेव नेचर होता है, इसी चीज को और आगे जाकर के एविडेंस मिला डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। भाई डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेना है जिसने ये चीज प्रूव की अगेन कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। अब हमें इसको समझना पड़ेगा कि आखिरकार डिफ्रैक्शन में होता क्या है। तो जैसे आप इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये मान लीजिए एक मेरे पास स्लिट है, दैट मींस एक ओपनिंग है। क्या है, एक ओपनिंग। अब यहां से जो है ना लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है। अब लाइट यहां से आ रही है, ओपनिंग अगर इतनी सी है तो फिर लाइट जो है ना इतने से पोर्शन में उजाला होना चाहिए था, इतने से पोर्शन में उजाला होना चाहिए था, और बाकी के पोर्शन में एकदम बिल्कुल अंधेरा, एकदम काला अंधेरा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा देखने में हमें नहीं मिलता है। हम देखते क्या है कि भाई रोशनी सिर्फ इतने में आनी चाहिए थी, बाकी सारे में उजाला। लेकिन हम देखते क्या है कि भाई रोशनी इतने में आती है ना। रोशनी क्या होती है, रोशनी इतने में आती है, लाइट इतने में आती है। दैट मींस लाइट, इसका मतलब क्या हुई, लाइट इसका मतलब है कि लाइट बेंड हुई। लाइट क्या हुई, बेंड हुई। लाइट सिर्फ इतना ही नहीं मानती है, लाइट बेंड तो होती है। ये जो शैडो रीजन है जहां पर परछाई बननी चाहिए थी, क्योंकि उजाला सिर्फ इतने में है ना, यहां पर शैडो बननी चाहिए थी, यहां पर भी रोशनी हो रही है। दैट मींस लाइट क्या कर रही है, लाइट शैडो रीजन में, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर कर रही है। लाइट यहीं पर नहीं मानती। इसके बाद होता क्या है कि शैडो रीजन में भी हमें लाइट के डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, दैट मींस कहीं कहीं पर अंधेरा और उजाला वाला पैटर्न देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट लाइट एंड डार्क पैटर्न। तो समझ रहे हो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हुआ क्या। दैट मींस लाइट ने क्या करके दिखाया कि लाइट यहां से आई, इतने में दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन लाइट क्या कर गई, शैडो रीजन में एंटर कर गई। दैट मींस बेंड हो गई, शैडो रीजन में एनक्रोच कर गई, शैडो रीजन में एंटर कर गई, और उसके बाद आपको लाइट का अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जरा एक बार जो इसको रिकलेक्ट करते हैं कि भाई डिफ्रैक्शन क्या है, फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना और बेंड होकर के शैडो रीजन में एंटर करना, और उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का बनना, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब ये आखिरकार ऐसा होता क्यों है, तो जरा इसको समझने के लिए, बात समझ गए ना, ऐसा होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि लेट्स सी ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, हमने कहा कि भाई जो लाइट है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में आ रही है। कैसे आ रही है, वेव फ्रंट के फॉर्म में। इसके बाद लाइट जब इस ओपनिंग तक पहुंचती है, हमने इसको जूम करके दिखाया, लाइट जब इस ओपनिंग पर पहुंचती है तो वेव फ्रंट इस ओपनिंग तक पहुंचा, इसके बाद वेव फ्रंट यहां पे टकराएगा और इस वेव फ्रंट में होगा डिस्टर्बेंस। तो हमने पढ़ा है कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, क्या पढ़ा है, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ वेव, है ना। तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या करेगा, फ्रेश सोर्स ऑफ वेव की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पर ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये अपनी अलग वेवलेट बनाएगा, ये वाला पॉइंट अपनी अलग वेवलेट बनाएगा, ये वाला पॉइंट अपनी अलग वेवलेट बनाएगा, और जब ये वेवलेट बनाएगा तो लेट्स से ये सारी, ये वाली वेव भी तो यहां पहुंचेगी, ये वाली वेव भी तो यहां पहुंचेगी। तो फिर हम देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर यदि एक फिक्स फेज डिफरेंस में अगर लाइट वेव्स मीट कर रही हैं तो फिर यहां पर आपको उजाला देखने को मिल जाएगा। यदि लाइट वेव यहां पर दूसरे फेज डिफरेंस में मीट कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं तो फिर आपको यहां पर डार्कनेस देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ब्राइट एंड डार्क पैटर्न देखने को क्यों मिल रहा है, बिकॉज लाइट वेव्स आपस में एक दूसरे से जो है ना क्रस्ट टू टफ आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी या फिर एक दूसरे का एम्पलीट्यूड बढ़ा रही होंगी। यहां से साबित होता है कि लाइट के पास
पास वेव नेचर है। और इसके बाद यहां पर डिफ्रैक्शन भी हो रहा है। डिफ्रैक्शन का मतलब यहां पर जो है ना लाइट बेंड भी हो रही है, यहां से भी साबित हो जाता है कि लाइट के पास क्या है, वेव नेचर है। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब बात करेंगे कि ये जो डिफ्रैक्शन हो गया इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है। क्या लाइट का जो है ना हमें नॉर्मल तो इस तरह का पैटर्न ब्राइट एंड डार्क पैटर्न देखने में नजर नहीं आता है? नॉर्मल डेज में नजर क्यों नहीं आता है भाई? हम तो नहीं देखते हैं कि लाइट इस तरह से ओपनिंग आ रही है और इस तरह से ब्राइट एंड डार्क पैटर्न आपको देखने में नजर आ रहे हैं, तो हम नहीं देखते हैं। बोले ये कब देखने में मिलेगा? तो इसके कुछ नेसेसरी कंडीशंस होते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो भी ऑब्स्टेकल है या फिर कहें हमारी जो भी ओपनिंग है, जो भी स्लिट है, स्लिट की ओपनिंग का जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के साइज के कंपैरेबल होना चाहिए। जैसे कि लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अब जैसे मान लो कि यदि कोई भी छेद, कोई भी होल, कोई भी स्लिट की अगर जो साइज है अगर वो इतना है लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल, एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं लेकिन कंपैरेबल, उससे मिलता जुलता, तो फिर आपको ये ब्राइट एंड डार्क पैटर्न देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो नॉर्मल डेज में या फिर हम कहें अपनी नॉर्मल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इतना छोटा होल देखने को नहीं मिलता है जहां से इस तरह से लाइट आए। लेकिन फिर भी यदि हम इस तरह से जो है ना डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखना चाहते हैं तो फिर हम देख सकते हैं दो ब्लेड की हेल्प से। हम जो है ना यहां पर एक ब्लेड लेंगे और ये दूसरा ब्लेड लेंगे, शेविंग करने वाला ब्लेड, वो जिलेट मैकगार्ड नहीं है ना, टोपाज का आता है, टोपाज का, ठीक है। अब ये ब्लेड हम लेंगे और दोनों ब्लेड को इस तरह से लगाएंगे, बीच में थोड़ी सी एक स्लिट बनेगी, है ना, जिसको हम कहेंगे ओपनिंग। जब यहां से लाइट वेव जाएगी उसके बाद जो है ना, उसके बाद आपको दीवार पर, यहां पर उसके बाद दीवार पर आपको ब्राइट एंड डार्क पैटर्न देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो फिर हमें जो डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो डेली लाइफ में देखने को क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज हमें उतने छोटे साइज की ओपनिंग नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नेसेसरी कंडीशन क्या है, साइज ऑफ ओपनिंग शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। अब देखो मैंने यहां पर कहा है वेव, है ना, मैंने यहां पर जो है ना वेव कहा है, मतलब लाइट नहीं कहा। तो साउंड वेव में भी जो है ना डिफ्रैक्शन होता है, साउंड वेव भी बेंड होती है। साउंड वेव भी क्या होती है? साउंड वेव भी बेंड होती है, लेकिन साउंड वेव का बेंड होना तो हम नोटिस कर पाते हैं, लेकिन लाइट वेव का बेंड होना नोटिस नहीं कर पाते। सर एग्जांपल के तौर पर आपको ये बताते हैं कि लेट्स से यहां से जो है ना ये आपका घर है और यहां पर आपका जो है ना गेट की ओपनिंग है, यहां पर गेट की ओपनिंग है। अब यहां से जो है ना किसी ने भाई रेडियो ऑन कर दिया, किसी ने टीवी ऑन कर दिया, अब यहां से जो है ना साउंड आ रहा है और अगर आप कॉर्नर पे बैठे हो तो आपको जो है ना यहां तक साउंड बेंड हो जाएगा, आपको ये साउंड अच्छे सुनाई देगा। दैट मींस इसका मतलब है कि लाइट जो साउंड वेव है वो बहुत ज्यादा बेंड हो रही है, साउंड वेव बहुत ज्यादा बेंड हो जाती है। दैट मींस हम कहते हैं कि साउंड बेंडिंग ऑफ साउंड वेव, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव कैन बी नोटिस्ड इन आवर डेली लाइफ, बट व्हाई नॉट लाइट वेव? अगर यहां से लाइट आती तो क्या लाइट इस कॉर्नर तक पहुंच पाती? नहीं, लाइट आती और ज्यादा से ज्यादा यहीं तक, या फिर मैं कहूं थोड़ा बहुत जो है ना यहां तक आ जाती। समझ में आया ना? तो लाइट की इतनी ज्यादा बेंडिंग क्यों नहीं होती है, इसकी इतनी ज्यादा बेंडिंग क्यों होती है साउंड की? तो इसका आंसर भाई है क्या, मतलब साइज ऑफ ओपनिंग शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। देखो ये जो ओपनिंग है ना, ये जो हमारे दरवाजे की ओपनिंग है, ये लाइट के साथ कंपैरेबिलिटी नहीं रखती है, ये लाइट के साथ कंपेरेबल नहीं है। लेकिन ये जो ओपनिंग है, लेट्स से ये ओपनिंग है कितनी भाई, ये ओपनिंग हो गई मान लो 100 सेंटीमीटर, है ना। अब 1 सेंटीमीटर से लेके फ्यू सेंटीमीटर तक की वेवलेंथ होती है साउंड वेव की। इसका मतलब है साउंड वेव की वेवलेंथ और इस दरवाजे की जो जो दूरी है, दरवाजे की जो डिस्टेंस है, वो एक दूसरे से मीट करती है, मैच करती है, इसलिए साउंड वेव तो ज्यादा बेंड हो जाती है, जबकि लाइट वेव उतनी ज्यादा बेंड नहीं हो पाती। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करेंगे डिफ्रैक्शन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई डिफ्रैक्शन जो है ना दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। पूरे ईमानदारी के साथ कहूंगा कि 45 मिनट की 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई है, दोनों डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट वगैरह डेरिवेशन सब कुछ कराया है, जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में सेकंड एंड थर्ड आपको लिंक मिल जाएगी, उसको देखने से आप सारी बातों को एकदम ईमानदारी से धीमे धीमे समझ पाएंगे और इसका भी जो है ना और सॉलिड रीजन आपको वीडियो में बताया होगा। नाउ अब बात करेंगे डिफ्रैक्शन जो है दो टाइप के होते हैं, फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक्चुअल में जो है ना बड़ी वीडियोस बच्चे देख नहीं पाते हैं, 2 साल पहले अपलोड की थी, लेकिन फिर भी जो है उस पर नहीं देख रहे हैं तो क्या करें, ठीक है ना। तो बात करेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें
फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो भी हमारा सोर्स है, लेट्स से ये सोर्स है, हाँ, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसको इनफिनाइट डिस्टेंस पर रखा जाता है। भाई अब इनफिनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यदि लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं तो हम कहेंगे कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो इनफिनाइट डिस्टेंस पर है। अब अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो इतनी दूर क्यों रखें, फिर तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई इनफिनाइट अगर सोर्स पास में रख दो, लाइट इस तरह से आएगी, लेकिन लाइट रेज को पैरेलल बनाने के लिए हम लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि भाई भले ही हमारा सोर्स इनफिनाइट डिस्टेंस पर नहीं है, लेकिन हमने लाइट रेज को पैरेलल बना दिया, तो दिस सोर्स ऑफ लाइट विल एक्ट एज इफेक्टिवली इनफिनाइट डिस्टेंस। क्या मतलब, इसका जो ना इनफिनाइट डिस्टेंस पर नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव ऐसे हो रहा है कि ये सोर्स ऑफ लाइट इनफिनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब यहां पर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहां पर सोर्स ऑफ लाइट आपको फाइनाइट डिस्टेंस, एक मतलब कुछ ही छोटी सी डिस्टेंस पर रखने होते हैं। इसके बाद देखो नो नीड ऑफ लेंस। भाई यहां पर क्या है, डिफ्रैक्शन में जब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो आपको लाइट रेज को पैरेलल बनाने के लिए आपको लेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में लेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्विक सा ओवरव्यू आपको मिला। कमेंट करके जरूर बताना छोटे टाइम में आपको ज्यादा जानकारी मिल पाई या नहीं मिल पाई, कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा सा बोलने की मेरी गति ज्यादा है इसलिए रखी मैंने, ताकि मैं आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, है ना। बिकॉज बच्चे जो है बड़ी वीडियोस को देखने से जरूर कतराते हैं। प्रूफ जो है आपको जरूर मैं कई बार दूंगा, एक घंटे की वीडियोस नहीं देख पाए, ठीक है ना। तो ये साइड की बात है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट गाइज।